सभी को नमस्कार। आज हम जो 10वीं कक्षा है उसमें जो एसएसटी है उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री का चौथा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकीकरण का युग मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कि मतलब इंडस्ट्री किस तरह से विकसित हो रही थी, इंडस्ट्री विकसित होने से पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या स्थिति हुई, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, कहाँ पे कारखाने उद्योग जो है वो ज़्यादा विकसित हुए, उनका कारण क्या था। वो सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो ये प्रक्रिया है वो चल रही थी और कब चल रही थी। ठीक है, भारत में कब आई है, विदेशों में कब चल रही थी, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक चित्र देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर लिखा है डॉन ऑफ द सेंचुरी, कि सेंचुरी का उदय हो रहा है। ठीक है, एक शताब्दी का उदय हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, आपको एक चित्र यहाँ पे देवी का दिखाई देगा, उसके हाथ में यहाँ पे एक झंडा है जो कि एक प्रगति का प्रतीक है। झंडा लगभग हमेशा प्रगति का ही प्रतीक होता है, प्रगति मतलब आगे बढ़ने का। ठीक है, नीचे अगर आप देखते हैं तो एक पहिए के 4 पंख लगे हुए हैं और उसके ऊपर ये देवी खड़ी हुई है, उस पहिए के ऊपर। ठीक है, और आपको फिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, मशीनें वगैरह है जो भी है। तो ये एक चित्र है जो कि आगे बढ़ने का संकेत कहीं ना कहीं दे रहा है। अब इस चित्र के बारे में छोटी छोटी बातें जो मैंने वैसे बोल दी हैं तो वो मैं आपको बोल देती हूँ। इसमें क्या है कि ये ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। ये चित्र कहाँ पे था, इस कंपनी ने एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, उसमें था ये। और जिसकी जिल्द पर, जिल्द क्या होता है, कवर, पुस्तक का जो कवर होता है उस पे ये तस्वीर थी जिसपे लिखा है नई सदी का उदय। मैंने बोला ना डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, नई सदी का उदय यानी कि नई सदी शुरू हो रही है। सदी क्या होता है, जैसे जिसमें 100 वर्ष होते हैं, जैसे 19वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी। ठीक है, इस तरह से। और एक आप अगर आप सदी पढ़ेंगे तो सदी से आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप पढ़ चुके हैं वैसे 6ठी 7वीं 8वीं में, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा सकती, कि जब आप 17वीं सदी बोलते हैं तो सदी तो हम 17वीं बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है, 1600 से जो चल रही है, 1601, 1602 या चाहे 1699 हो, ये सब हैं 17वीं। अब 18वीं, अगर आप 1699 के बाद जब 1700 में जाते हैं तो इसको बोलते हैं 18वीं सदी, इसको 18वीं सदी बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे, जब भी आपको 18वीं सदी बोला जाए तो आप समझना 1700 वाले जो ईयर होंगे वो, जब आपको 17वीं सदी बोला जाए तो आप समझना 1600 वाले जो ईयर होंगे वो। ठीक है, अब आगे इस चित्र में क्या है कि एक देवी है, चित्र में मैंने आपको बता दिया, और वो जो देवी है उसके हाथ में एक ध्वजा है। ठीक है, देवी के हाथ में ध्वजा जो प्रगति उन्नति का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है। एक पांव जो है वो पंखों वाले पहिए पर है उसका, मैंने बताया। पहिया किसका प्रतीक है, समय का। झंडा किसका प्रतीक है, ध्वजा जो झंडा है वो प्रगति का, और पहिया किसका है, समय का प्रतीक है। और उस पहिए की जो उड़ान है वो किसकी ओर है, फ्यूचर की ओर है, भविष्य की ओर है। ठीक है, उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। किसके पीछे, चित्र में पीछे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी मशीनें यहाँ पे, तो कहीं पे आपको कैमरा दिखाई देगा, कहीं पे कुछ, ये सब आपको दिखाई देगा इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे। और फिर क्या बता रहा है कि उसके पीछे उन्नति के चिन्ह, उन्नति के चिन्ह किसको बोला है, जो आधुनिक मशीनें आएंगी। ठीक है, नए नए जो आविष्कार किए गए, नए नए इन्वेंशन जो किए गए, उनको कहेंगे उन्नति के चिन्ह। ठीक है, उसमें क्या क्या है, रेलवे, ठीक है, रेल है, कैमरा है, मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई होने लगी कागज पे, और कारखाने, ठीक है, फैक्ट्रियां, ये सब जो है वो उन्नति के चिन्ह है, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। एक दूसरी तस्वीर है उसमें भी इसी तरह से मशीन और तकनीक यानी कि जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था उसका, और मशीन का महिमा मंडन क्या होता है, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के कहना। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। कौन सी, जो आगे आपको तस्वीर दिखाई देगी वो वाली। इस तस्वीर में क्या है, 2 जादूगर हैं। ठीक है, 2 जादूगर जो है वो एक प्राच्य इलाके का प्रतीक है और दूसरा जो आपका
वेस्ट वाला जो पश्चिमी इलाका है उसका प्रतीक है, ये आप नोट करेंगे। प्राच्य इलाका क्या है? प्राच्य इलाका वो है जो भूमध्य सागर के ईस्ट में है। भूमध्य सागर पर अगर आप देखते हैं तो उसके ईस्ट में जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, उसके बाद आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया का भी कुछ पार्ट, ये सब जो प्राच्य यानी कि भूमध्य सागर के जो ईस्ट में है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं प्राच्य। जो विशेष रूप से एशिया के लिए बोला जाता है प्राच्य शब्द। तो उस प्राच्य मतलब 2 जादूगर है, चित्र आगे आएगा, चलो मैं चित्र ही दिखा देती हूँ आपको। तो चित्र जो है, आप ये चित्र देख लीजिए। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में आपको 2 जादूगर दिखाई देंगे। एक ऊपर वाला जादूगर है, एक नीचे वाला है। तो ऊपर वाला जादूगर जो है वो प्राच्य यानी कि एशिया का प्रतीक है, और नीचे वाला जादूगर जो है वो पश्चिमी देशों, वेस्ट कंट्रीज का प्रतीक है, ठीक है। पश्चिमी देशों को क्या कहते हैं कि वो पारंपरिक हैं, आधुनिक नहीं है, मतलब उनके रीति रिवाज बहुत पुराने हैं, सारे तरीके उनके पुराने हैं। और जो पश्चिमी देश है उनको कहेंगे कि ये तो मॉडर्न कंट्रीज हैं, आधुनिक देश हैं, आधुनिक तरीके से विकसित हो रहे हैं, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति है, ठीक है, नई नई मशीनें हैं। उसका प्रतीक इसमें बताया गया कि 2 जादूगर हैं, एक जादूगर प्राच्य कंट्रीज में है और दूसरा जादूगर जो है वो वेस्ट कंट्रीज में है। और किस तरह से है वो हम पढ़ लेते हैं इसमें एक बार। तो मैंने बता दिया आपको। और इस चित्र में क्या है, जो प्राच्य वाला है उसमें आपको एक अलादीन है, उसमें जो पहला जादूगर है वो, और वो क्या करता है, चिराग को रगड़ करके एक भव्य महल का निर्माण कर देता है, ठीक है। आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके पीछे एक महल दिखाई देगा। अब उसमें प्राच्य शब्द जो है वो क्या है, मैंने आपको वैसे बता दिया, भूमध्य सागर के ईस्ट वाले कंट्रीज, ठीक है। आमतौर पर यह शब्द जो है एशिया के लिए प्रयोग होता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके कैसे हैं? पूर्व आधुनिक। पूर्व आधुनिक का मतलब क्या है? आधुनिक क्या होता है? मॉडर्न। पूर्व आधुनिक, मॉडर्न से पूर्व मतलब पहला, मॉडर्न से पहले वाला, ठीक है। आधुनिक जब हम बने उससे थोड़ा पहले, ठीक है। फिर है पारंपरिक, यानी कि पुराने तरीके के हैं और रहस्यमय है, मतलब बहुत ज्यादा रहस्य, उनको समझना मुश्किल है, ठीक है, रहस्य से भरे पड़े हैं। अगला जो जादूगर है वो क्या है, उसके पास आधुनिक मैकेनिक है, मतलब नई नई मशीनें हैं उसके पास, आधुनिक औजार है उसके पास, एक नया जादू है, ठीक है। ये जो है ये मॉडर्न तरीके का है, आधुनिक। उसके पास क्या क्या है, पुल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, गगनचुंबी इमारतें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और जहाज आपको, पानी में जहाज आपको दिखाई देगा, मीनार है, गगनचुंबी इमारतें हैं, वो सब आपको जो मॉडर्न है, जो पश्चिमी देश है उनका दिखाई देगा। जो अलादीन है वो पूर्व का और अतीत का, अतीत क्या होता है? पुराना, जो बीत चुका उसका, कि अलादीन जो है ना वो पुराने जमाने का प्रतीक है। और जो मैकेनिक है, यहाँ पे जो मैकेनिक क्या होता है? मिस्त्री को बोलते हैं, ठीक है। वो पश्चिम का और आधुनिकता का, मॉडर्न टाइम का प्रतीक है, कि मतलब आज का जादूगर ऐसा है, पुराना जादूगर वैसा था, ठीक है। पुराना जादूगर तो क्या है? रहस्यमय तरीके से जिनको वो क्या करता है? रगड़ता है और बहुत भव्य महल बना देता है। लेकिन जो आज का जादूगर है, मॉडर्न जादूगर जो है, वो क्या करता है? ये सारी चीजें अपनी मेहनत से बनाता है। ये इस चित्र में दिखाना चाहता है कि एशिया के जो कंट्रीज है वो तो पारंपरिक चीजों पर विश्वास करते हैं, और जो पश्चिमी देश के जादूगर हैं, जो मैकेनिक है, मिस्त्री हैं, वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, ये इसमें बताते हैं। आगे क्या कहता है कि ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। विजय गाथा क्या होती है? विजय की कहानी, कि हमने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, तरक्की कर ली है। इस गाथा में आधुनिक विश्व यानी कि मॉडर्न संसार जो है वो द्रुत क्या होता है? तेज, तकनीकी मतलब तेज तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें बदलावों व आविष्कारों, भी नए नए परिवर्तन और इन्वेंशन, मशीनों व कारखानों, फैक्ट्रीज, रेलवे, वाष्प पोत। वाष्प पोत क्या होता है? पोत मतलब जहाज, वाष्प मतलब जो जहाज वाष्प से चलती है, ठीक है, भाप से। वाष्प क्या होता है? भाप से चलती है, कि दुनिया के रूप में दर्शाया गया है, मतलब नई चीजें हैं सारी की सारी। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है, कि यानी कि जो औद्योगिकरण है, यानी कि जो उद्योगों का विकास हो रहा है, जो इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, वो विकास की कहानी है, ठीक है, हम विकास कर रहे हैं, इस तरह ये कहना चाहता है। और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है, यानी कि जो तकनीकी है वो प्रगति बहुत ज्यादा हो रही है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, और ऐसे हम भव्य युग में प्रवेश कर रहे हैं।
अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, ये बात सच भी है कि जो आप ये चित्र देख रहे हैं ना, दो जादूगर, ये कहीं ना कहीं दिमाग में बस भी गया है कि मॉडर्न टाइम का क्या मतलब है। मॉडर्न टाइम का मतलब यही है कि आधुनिक कारखाने हैं, ऐसे रोड है, ऐसे पुल है, रेलवे है, ये है सब, ये मतलब आधुनिक है। ठीक है, और जो पुराना क्या है, पुराना बिल्कुल एक अलग से तरीके से जादू में, रहस्य में, इस तरह से विश्वास कर लेना, तो उन चीजों में है। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल रूप में नहीं देखते? मतलब आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो तेज गति से औद्योगिकरण हुआ है, मतलब उद्योगों का विकास हुआ है, कहीं पे कपड़े का कारखाने लगे, कहीं कुछ भी, मतलब स्टील के कारखाने लग गए, वो सब, तो पूछ रहा है आपसे कि ये जो तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना, क्या आप उसको प्रगति और आधुनिकता, मतलब प्रगति क्या होता है, विकास, डेवलपमेंट, और मॉडर्न उसका समझते हैं क्या, प्रतीक समझते हैं क्या? आपको लगता है कि ये प्रगति का और मॉडर्निटी का समय है? क्या आपको लगता है ऐसा? तो क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों में पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? तो मतलब इस विषय पे आपको सोचना है। आप सोचिए, क्या आपको लगता है कि फैक्ट्री बन गई, गगनचुंबी इमारतें बन गई, पुल बन गए, तो इससे समाज का विकास हो रहा है? आपको इस विषय पर सोचना है। ठीक है बेटा, अब आगे है, ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई? मतलब ये आपके दिमाग में आ कैसे गई कि ये चीजें अगर हो रही है तो हम विकास कर रहे हैं, हम औद्योगिकरण में जा चुके हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, ये चीजें कहाँ से आ गई? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? ठीक है, मतलब ये विचार कैसे उत्पन्न हो गए? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? आगे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या अगर औद्योगिकरण करना है, यानी कि नए नए उद्योग लगाने हैं, इंडस्ट्री लगानी है, तो क्या उसके लिए तेज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हमेशा जरूरत पड़ेगी? मतलब तीव्र तकनीकी यानी कि तेज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्या आपको हमेशा पड़ेगी? ये आपसे पूछ रहा है। फिर आगे क्या पूछता है, क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? मतलब आपको इस बात पे सोचना है कि हम जो अलग अलग तरह के दिन में डेली काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं, उनमें मशीनों का कितना योगदान है, ये आपको सोचना है। फिर आगे है, औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? ये भी आपको सोचना है कि नए नए जो इंडस्ट्री स्थापित हुए हैं, उससे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? आप सोचिए, आप मतलब आपके दिमाग में आने चाहिए बहुत सारे जवाब। वैसे इस पाठ में सब कुछ आ जाएगा जिससे ये आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। आगे है, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें ऊपर जितने भी सवाल पूछे गए हैं इनका जवाब चाहिए तो हमें औद्योगिकरण का इतिहास समझना पड़ेगा। मतलब इंडस्ट्री किस तरह से विकसित हुई, क्या सिचुएशन थी, किस तरह से हुई, कहाँ पे हुई, किसने की, क्या स्थिति थी, कहाँ पे क्या उत्पादन हो रहा था, ये सारी हिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ने वाले हैं। और आगे क्या है, हम यहाँ दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे। यानी कि ये जो पाठ है ना आपका, उसमें आपको पहले ब्रिटेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में भारत में औद्योगिकरण, यानी कि दुनिया का पहला देश था ब्रिटेन। यानी कि अगर आपको पूछा जाए औद्योगिकरण का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वो हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, और इस पाठ में आपको सबसे पहले तो ब्रिटेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर भारत में, कि भारत में इंडस्ट्री का विकास किस तरह से हुआ है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। जहां औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक समाज शासन से तय हो रहा था। मतलब ये जो इंडस्ट्री का विकास हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, चाहे ब्रिटेन हो चाहे भारत हो, उसमें क्या हो रहा था, जो इंडस्ट्री में परिवर्तन हो रहा था ना, उसका पैटर्न क्या था, वो उपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। उपनिवेशिक शासन किसको कहते हैं? जब ब्रिटेन शासन कर रहा था उसको कहते हैं उपनिवेशिक शासन। किस लिए कहते हैं? ये उपनिवेश शब्द से मिला है। उपनिवेश किसको बोलते थे? जो जो ब्रिटेन के और जो यूरोपियन कंट्रीज के अधीन होते थे उनको बोलते थे उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश मतलब कॉलोनी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी अब भी कॉलोनी होती है ना, जैसे छोटी छोटी कॉलोनियां होती है, वैसे तो कहते थे कि ये एक उपनिवेश है, कॉलोनी है। किसकी? ब्रिटेन की। कि ब्रिटेन देश तो उधर है लेकिन ब्रिटेन इसका शासन चला रहा है, ब्रिटेन इस पे शासन कर रहा है, तो ब्रिटेन की कॉलोनी है इंडिया, ब्रिटेन का उपनिवेश है इंडिया। तो कि
यहाँ पे उपनिवेशिक शासन जो है ना, जो ब्रिटेन का शासन था या यूरोपियन कंट्रीज का शासन था, वो इंडस्ट्री को एक तरह से हैंडल किए हुए था, और उसमें क्या हो रहा था वो सब हम देखेंगे। तो एक एक्टिविटी है यहाँ पे, आपको उसके बारे में सोचना है, आपको इस एक्टिविटी को करना है, तो कुछ सोचिए, इस पे काम करिए। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको 2 उदाहरण देने हैं। किस चीज़ के उदाहरण देने हैं? कि आपको ये बताना है कि आपको ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसमें मॉडर्न जो आपका डेवलपमेंट हुआ है, आधुनिक विकास जो हुआ है, आधुनिक विकास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें प्रगति की बजाय समस्या पैदा हुई है। यानी कि आपको 2 ऐसे उदाहरण ढूंढने हैं जिसमें कि जो मॉडर्न तरीके से हम विकास कर रहे हैं ना, उसमें विकास की बजाय कुछ नुकसान हो गया हो। जैसे बहुत सारे कारखाने अगर लगते हैं तो क्या होता है, कारखाने धुआं छोड़ेंगे और एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना है, 2 उदाहरण देने हैं कि मॉडर्न तरीके से ये विकास हुआ था और उसमें हमने उन्नति की बजाय समस्याएं ज़्यादा पैदा कर ली, वो ढूंढना आपको। आप चाहें, आगे लिखा है, तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट, आणविक हथियार, जो आपके बम वगैरह बनते हैं, हथियार बनते हैं, उनका गलत तरीके से भी तो इस्तेमाल हो जाता है ना, जिससे नुकसान होता है। और बीमारियों के जो क्षेत्र हैं, मतलब बीमारी के क्षेत्र में भी, फील्ड में भी किस तरह से काम हुआ है, और ये काम ऐसा था जिससे हमारा विकास नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हो गया, हमारे लिए समस्या पैदा हो गई। तो इस तरह की आपको चीज़ें ढूंढनी है। अब आगे हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति से पहले। सबसे औद्योगिक क्रांति कब हुई, कैसे हुई, उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उससे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि उससे पहले क्या स्थिति है, किस तरह से काम चल रहा है, विश्व में क्या जो है हालात हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। यानी कि अगर आपको औद्योगिकरण शब्द बोला जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द अगर बोला जाए, तो उसको बोलते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कारखाने आते हैं, फैक्ट्री जाती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं, औद्योगिक उत्पादन क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रीज में जो उत्पादन होता है, जो चीजें बनती हैं, उसको बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन, ठीक है। तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, ठीक है। जैसे ही उत्पादन की बात होगी हम समझेंगे ठीक है, कारखानों में बनने वाली चीजें, ये हम समझते हैं। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है, ठीक है। कि अगर आपको बोला जाए औद्योगिक मजदूर शब्द अगर आपको बोला जाए, तो आप क्या समझते हैं कि फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर, वर्कर्स, ठीक है। आगे क्या है, औद्योगिकरण के इतिहास में अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। कि अगर आपको इंडस्ट्रीज का इतिहास पूछा जाए तो सबसे पहले शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? फैक्ट्रियों की स्थापना से। जैसे ही फैक्ट्रीज की स्थापना होनी शुरू हुई तो उसका विकास होना शुरू हुआ, किसका? औद्योगिकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। पर इस सोच में एक समस्या है। जो हम सोचते हैं ना कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, फैक्ट्रीज स्थापित हो गई, नहीं, इस चीज में एक समस्या है। क्या समस्या है वो देखते हैं। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रीज की स्थापना बाद में हुई है, उससे पहले ही इतना उत्पादन हो रहा था कि उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कि विश्व का जो बाजार है, मार्केट है, उसमें बड़े पैमाने पर बेचा जा सके, इतना उत्पादन उनमें पहले ही हो रहा था। फैक्ट्रीज की स्थापना तो बाद में हुई है, ठीक है। तो हम कहने का मतलब क्या है कि अकेली फैक्ट्री को देख करके, सोच करके आप ये नहीं समझ सकते कि औद्योगिकरण आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये कहना चाहता है यहाँ पे। आगे है, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। यानी कि ये जो चरण है ना, जहाँ पे इतना बड़ा उत्पादन हो रहा था लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारखाना नहीं था, तो इसको जो इतिहासकार है ना, वो क्या नाम देते हैं? आदि औद्योगिकरण। आदि का मतलब क्या होता है? शुरू का। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो औद्योगिकरण है ना, उससे पहले की स्थिति है, बिल्कुल पूर्व की, एकदम पूर्व की, उसको कहते हैं आदि औद्योगिकरण। आगे क्या कहते हैं, 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। मतलब जो औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है ना, जो कारखानों की स्थापना हो रही है, उससे पूर्व की जो स्थिति है उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है
क्या कहते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी, मैंने आपको बताया था कि 17वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1600 वाले जो ईयर हैं, और 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 वाले जो ईयर है। तो ये जो 2 सदी हैं, इसमें क्या हो रहा था कि यूरोपीय शहर के जो सौदागर थे, जो व्यापारी थे, वो क्या कर रहे थे, वो गांवों की तरफ जाने लगे। कारण क्या है वो हम पढ़ते हैं। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। ठीक है, क्या करते थे वो सौदागर, जाते थे किसानों को और जो कारीगर होते थे उनको पैसा दे देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। मतलब गांव में जाते, उनको पैसा देते और कहते कि अब आप ये चीज बना दीजिए, और उस चीज को क्या करते थे, वो खरीदते थे किसानों से, कारीगरों से, और ले जा करके उसको विश्व के बाजार में बेच देते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। यानी कि ये जो स्थिति है ना, जिसमें सौदागर ये सब कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे ये चल रहा था कि विश्व का जो व्यापार था ना, वो बढ़ रहा था लगातार। ठीक है, और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना हो गई। उपनिवेश मैंने अभी भी बताया था, कॉलोनी। यूरोपियन कंट्रीज जाते थे, उस देश पे कब्जा कर लेते थे और वहां पे अपने तरीके से शासन चलाते थे। तो वो जो देश होता था वो इंग्लैंड का या यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनी बन जाती थी। ठीक है, तो वो जो कॉलोनियां थी ना, उनका विकास हो गया कि बहुत सारे देश जो है ना वो गुलाम बना लिए गए। उसके विकास के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि वो लोग जो है वहां जाकर के भी रहने लगे। अब उन देशों में भी वो चीजें बेचेंगे वहां पे जाकर के, ये सब हो रहा था। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। सिंपल सी बात है, अकेले शहर कितना उत्पादन कर देंगे, इसलिए जो सौदागर थे वो गांवों की तरफ जाने लगे। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। व्यापारिक गिल्ड्स क्या होता है, समूह बना लेते हैं। जो उत्पादक होते हैं ना, पैदा करने वाले किसी भी चीज को, उत्पादक जो होते हैं वो एक समूह बना लेते हैं, गिल्ड बना लेते हैं पूरा। ठीक है, संगठन सा बना लेते हैं, और वो ताकतवर थे बहुत ज्यादा, मतलब अपना प्रभाव रखते थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नया व्यापारी पैदा हो रहा है, ठीक है, नया सौदागर अगर बन रहा है कोई, तो उसको मौका नहीं मिलता था शहर में ग्रो करने का। ठीक है, तो वो क्या करते थे, शहरी दस्तकारी को भी ज्यादा मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो गांवों की तरफ जाने लगे। जो नए सौदागर थे, नए व्यापारी थे, वो शहरों को छोड़ करके। अब क्या होता था कि गिल्ड से जुड़े जो उत्पादक होते थे ना, जो मतलब शहरों में गिल्ड चल रही थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के उत्पादन कर रहे थे, वो क्या करते थे, वो कारीगरों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, और जो उत्पादक होते थे उन पे नियंत्रण, कब्जा भी रखते थे। ठीक है, अपने हिसाब से करवाते थे वो। उसमें क्या होता था, कंपटीशन होता था, और उसमें उसी तरीके से वो मूल्य तय कर लेते थे कि इस चीज का मूल्य, इस चीज की कीमत ये होगी, तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। यानी कि जो ये सौदागर थे, जो शहरों में रहते थे, जो गिल्ड में रहते थे, जो उत्पादक थे, वो नए लोगों को तो प्रवेश ही नहीं करने देते थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। यानी कि जो राजा होता था ना, वो भी क्या करता था, वो गिल्ड इतनी ताकतवर होती थी तो लगभग सारे अधिकार उन्हीं को दे देते थे राजा लोग। और क्या करते थे, कहते थे ये खास चीज जो है वो आप ही बनाओ, कोई और इसको बना नहीं सकता। एकाधिकार दे दिया कि केवल तुम्हारा ही अधिकार है इस चीज पे। आगे क्या है, फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। ठीक है, नए के व्यापारी तो काम कर ही नहीं सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। आपको एक चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक महिला जो है वो चरखे पे काट रही है, पीछे एक बच्चा है और एक आदमी है। सब जो है वो सूत जो है वो उससे धागा बना रहे हैं। अब इस चित्र में आपको जो मैंने बता दिया क्या है, आगे है कि गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। अब गांव में वो गरीब थे, ठीक है, उनकी जमीन से इतनी पैदावार नहीं हो रही थी, तो वो भी क्या करते थे, काश्तकार और दस्तकार थे, वो सौदागरों के लिए काम करने लगे। क्योंकि सौदागर जाते थे, पैसा देते थे, तो वो उनके लिए राजी हो गए। ठीक है, अब आगे क्या है, एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म हो रहे थे। ठीक है, खेत जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, कोमंच की बाड़ाबंदी की जा रही थी। ठीक है, लोगों को खेती के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, ऐसी स्थिति वहां पे थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से, मतलब एक जमीन होती थी, खाली जमीन पड़ी है, लोग उस पर क्या करते थे, जाते थे, खेती कर लेते थे, जलाने के लिए लकड़ी उठा लेते थे,
बेरी, सब्जी, भूसा, चारा सब उनको वहां से मिल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उस खाली जमीन की बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी। बाड़ाबंदी करने से क्या हुआ, जो गांव के गरीब दस्तकार हैं, कारीगर हैं, जो किसान हैं, उनको क्या हुआ, वो जमीन नहीं मिलती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, उनके लिए एक आय कम हो रही थी। तो जैसे सौदागर आए तो उन्होंने सौदागरों की बात मान ली और वो सौदागरों के लिए काम करने लगे। फिर आगे क्या हुआ, अब वे क्या करते थे, आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान कोटेजर, छोटे किसान को क्या कहते हैं, कोटेजर, और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत तो ढूंढ ही रहे थे, मैंने आपको बता दिया, इसलिए वो राजी हो गए। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए, उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। यानी कि उन्हें गांव छोड़ करके शहर में नहीं जाना था काम करने के लिए, वो वहीं पे अपने गांव में काम भी कर सकते थे और अपनी जमीन भी संभाल सकते थे। ठीक है, अब आगे आदि शब्द की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, मैंने वैसे बता दी थी। आदि शब्द की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था, जब वो शुरू सी हो रही होती है ना, बिल्कुल शुरू हो रही है, वो जो शुरू की अवस्था है, पहली अवस्था जो है, उसको कहते हैं आदि। जैसे हमने आदि औद्योगिकरण पढ़ा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। जो आदि औद्योगिक उत्पादन क्या है, यहाँ पे जो नए सौदागर गांव में गए, उन्होंने जब वहां पे जाकर के उत्पादन कराया, उसने क्या किया, उसने लोगों की जो आमदनी घट रही थी खेती के कारण, उसमें बहुत बड़ा सहारा दे दिया, लोगों की आय बढ़ने लगी। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। यानी कि सौदागर जो काम देते थे ना, उसको वो सारे परिवार के लोग मिल करके कर सकते थे। ठीक है, इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। किस तरह से, जो सौदागर थे वो शहर में रह रहे थे, वो गांव में जाते थे, उनको पैसा देते थे, काम कराते थे। ठीक है, और वो चीज जो बनाते थे काश्तकार और कारीगर, उसको लेकर के फिर से शहर में चले जाते थे। तो शहरों और गांवों में एक संबंध बन गया। ठीक है, सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। देहात किसको कहते हैं, गांव का जो एरिया होता है। फिर आगे है इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी, यानी कि स्टेपलर्स। ठीक है, स्टेपलर से जो थे ऊन खरीदते थे। यानी कि इंग्लैंड के जो कपड़ा के ट्रेडर्स थे ना, व्यवसाय जो कपड़ा का काम करते थे, वो स्टेपलर से क्या करते थे, ऊन खरीद लेते थे। ठीक है, अब आगे स्टेपलर की डेफिनेशन आगे है, हम आपको बता देंगे, एक बार रुक जाओ। और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। यानी कि जो कपड़ा व्यवसायी थे, वो स्टेपलर से ऊन खरीदते और उन्हें सूत काटने के वालों के पास भेज देते। और इससे जो धागा मिलता था, उसे बुनकरों, फूलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। यानी कि ये सारा काम सौदागर कर रहा है। सौदागर क्या कर रहा है, स्टेपलर से ऊन खरीद रहा है, उस ऊन को वो सूत काटने वाले को दे रहा है। जब सूत काटने वाले ने सूत काट दिया, धागा बन गया, तो उस धागे को उसने किसको दे दिया, बुनकर को दे दिया, फूलर्स को दे दिया और रंगसाज को दे दिया, जो उसमें रंगने का काम करेंगे। ये सारा काम सौदागर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता था, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, मतलब जो फाइनल फिनिशिंग जो होती थी ना, वो लंदन में की जाती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। मतलब सौदागर ये सारा काम करा लेते थे, और फिर जो निर्यातक होते, निर्यातक कौन होता है, जो देश से बाहर सामान बेचता है। जो निर्यातक व्यापारी थे, वो कपड़े को यानी कि जो कपड़ा बन के तैयार हो गया, उसको विश्व बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। यानी कि कहाँ से हो रहा था ये सारा व्यापार, लंदन से हो रहा था। मतलब सारा कपड़ा बन के लंदन में आ रहा है, फिनिशिंग हो रही है, और लंदन से पूरे विश्व में भेजा जा रहा है। ठीक है, यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। ये जो आदि औद्योगिक व्यवस्था है ना, जिसमें सौदागर काश्तकारों से, कारीगरों से काम करा रहे हैं, ये जो व्यवस्था है, ये क्या हो रही थी, व्यावसायिक आदान प्रदान का एक नेटवर्क बना रही है। ठीक है, इस पर सौदागरों का नियंत्रण था, बता दिया मैंने, और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में हो रहा था। ठीक है, कारखाने तो तब तक स्थापित ही नहीं हुए थे। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम कराता था। ठीक है, कि जैसे पहले स्टेपलर से ऊन लिया, तो ऊन लेने वाला जो काम है ना, उसमें 20-25 मजदूर लगे हुए हैं। अब वहां से लेकर के उसने किसको दे दिया, सूत काटने वाले को दे दिया। अब सूत काटने वाले भी 20-25 काम कर रहे हैं।
काटने के बाद बुनकर को दे दिया, अब बुनकर कितने लगे हुए, 20-25 लगे हुए। तो ये एक चरण है, स्टेप है, ये हर स्टेप पे 20-25 मजदूर काम कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे, ठीक है। अब कुछ नए शब्द यहाँ पे आए हैं, उनकी डेफिनेशन बता देते हैं आपको, और फिर ये वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत मुझे लगता है 4-5 पार्ट इस पार्ट के बन जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारा पढ़ाने से समझ में भी नहीं आता है, धीरे धीरे पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। तो पहला शब्द है स्टेपलर। थोड़ी देर पहले आया था, स्टेपलर क्या करते थे, ऊन खरीदी जाती थी स्टेपलर से। तो क्या करते थे, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, ठीक है, या छांटता है, कि जो ऊन है ना उसको छांट रहा है कि रेशे के हिसाब से या कपड़ा बनाने के हिसाब से ये वाली ऊन ज्यादा अच्छी है, उसको छांट करके स्टेपल कर देता है, ठीक है, निकाल लेता है उसको अलग अलग, उसको कहते हैं स्टेपलर। अगला है फुलर। फुलर क्या काम करता है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी कि चुन्नटों के सारे कपड़े को समेट देता है, समेटने का काम कर रहा है फुलर। अगला आपका है कार्डिंग। ये शब्द अभी आया नहीं है, आगे आएगा। कार्डिंग में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जा रहा है, ये होती है कार्डिंग, ठीक है। जो कपास है या जो ऊन है उसको कताई के लिए जब तैयार किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कार्डिंग। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।